हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। आइए, हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़े कि V = IR, यानी रेशियो ऑफ वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट ही रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली अपने लैब में किस तरह इसको वेरीफाई करेंगे, बस आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, उसके लिए क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस वायर लेंगे लाइक दिस, लाइक दिस। मान लेते हैं कि नाइक्रोम का वायर ले लेते हैं और जिसका कि रेजिस्टेंस R है। इसके साथ एक एमीटर जोड़ देते हैं। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। और रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है? फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर को ये मेजर करता है। इस एमीटर के साथ बाद में हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो अभी ये सिर्फ जानना जरूरी है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है और वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर को मेजर करता है। इसके साथ आकर हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम लोग बैटरी करते हैं। इसके साथ एक स्विच डाल देते हैं और साथ में एक रेओस्टेट RERH रेओस्टेट क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। तो इसके साथ इसको इस तरह लाके एक जॉकी के द्वारा, ये स्लाइडिंग मेटल है जो इसके ऊपर स्लाइड करता है और रेजिस्टेंस को अलग अलग रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है और उसके आधार पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है। आइए, इस तरह का जो है हम लोग सेटअप बना लिए। सर्किट डायग्राम हो गया। इस सर्किट डायग्राम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्विच को और इस रेजिस्टर को इस ढंग से एडजस्ट किया जाता है। इनिशियली मिनिमम रेजिस्टेंस पर इसको एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरह से मिनिमम रेजिस्टेंस पर इसको एडजस्ट किया जाता है जिससे कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है इस सर्किट से होकर फ्लो करे। तो जैसे ही इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो इसमें से क्या होता है, करंट का फ्लो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस टर्मिनल माइनस, ये भी ये प्लस टर्मिनल में और ये माइनस में है, यानी इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस तरह फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो जैसे ही इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस एमीटर रीडिंग को हम मेज़र कर लेते हैं। मान लेते हैं एमीटर रीडिंग I जो है हम मेज़र कर लिए और इसी हिसाब से हम वोल्ट मीटर का भी रीडिंग मेज़र कर लेते हैं। उस हिसाब से हमारा V/I का रेशियो जो है हमारा निकल जाता है। ये सबसे पहला जो है हमारा कैलकुलेशन है V और I का। अब क्या करते हैं, इस जॉकी को स्टेप वाइज धीरे धीरे इसको हम स्लाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड फिर चेंज हो जाता है और उस हिसाब से फिर वोल्ट मीटर का हम लोग रीडिंग ले लेते हैं। तो फिर हम V/I का रेशियो निकाल लेते हैं। इस तरह स्टेप वाइज हम लोग 4-5 बार इस जॉकी को हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्लाइड करके, यानी अलग अलग रेजिस्टेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग वोल्ट मीटर रीडिंग लेते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो रीडिंग है वो लेते हैं। और बार बार हर स्टेप में हम क्या देखते हैं कि V/I का जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। जिससे ये साबित होता है कि रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस जो है ये वोल्ट और करंट के रेशियो का मेजरमेंट है, जो कि एट ए डेफिनिट टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आता है। तो इस तरह हम लोग जो है ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। नाइक्रोम का भी वायर इसलिए लेते हैं कि इसका भी टेम्परेचर से इसको कोई लेना देना नहीं है, यानी नाइक्रोम वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से इसके रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से हम लोग अगर इसका ग्राफ, पिछले क्लास में भी हमने देखा कि जब हम V और I का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये एक कांस्टेंट बनाएगा जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इस तरह हम लोग इसका डायग्राम बनाकर जो मैंने आपको बताया उस तरह अगर आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये हमारे मैट्रिकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हर 1 साल 2 साल के अंदर में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। अब एक बार हम लोग फिर से फोकस करते हैं V/IR, यानी R = V/I। इसका मतलब क्या हो गया कि ये, या फिर इसको इस ढंग से अगर हम लिख सकते हैं कि I = V/R।
इसका मतलब क्या हो गया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो इस 2 पॉइंट से हम 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या? एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पर बना सकते हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। तो हम यहाँ पर 2 फैक्टर है जिस पर इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। वो पहला फैक्टर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। दूसरा पॉइंट क्या है कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कि अगर रेसिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट घट जाएगा। जिस रेशियो में रेसिस्टेंस बढ़ेगा उस रेशियो में इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट भी हाफ हो जाएगा। उसी तरह अगर रेजिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आएंगे अब रेजिस्टेंस के विषय में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स। क्वेश्चन लिखेंगे, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स does the resistance of the wire depends। ठीक है, कि रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहला है नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या भाई? नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस मटेरियल से वो वायर बना हुआ है उसके ऊपर जो है हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्योंकि अलग अलग वायर जो है अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। जैसे हम पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। उसके बाद उससे बढ़िया, उससे थोड़ा सा बिलो अगर हम जाएं तो कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। उसके बाद अगर जाएं तो एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। उसके बाद अगर हम जाएं तो आयरन की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। तो इस ढंग से उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो है रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग करते हैं। यानी नेचर ऑफ मटेरियल पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पहला हो गया। दूसरा होता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जनरली जो प्योर मेटल्स होते हैं ना, वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है। प्योर मेटल का अगर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। हाँ, कुछ एलॉयज ऐसे हैं, जैसे अभी हम लोग नाइक्रोम का वायर लिए थे, नाइक्रोम हो गया, आपका जो है कॉन्स्टेंटाइन हो गया, मैंगनीन हो गया, ये ऐसे एलॉयज हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ना द थर्ड वन है, ये अब इम्पॉर्टेंट है कि थर्ड वन क्या है कि लेंथ पर भी डिपेंड करता है। कैसे लेंथ पर डिपेंड करता है भाई? तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि अगर वायर को अगर हम लंबा करेंगे तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस है, उसको बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, जिससे उसके रास्ते में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, आइटॉन्स और आयंस के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है वो बढ़ जाएगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। दूसरा है, इसके आगे में है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, यानी अगर वायर का अगर थिकनेस अगर बढ़ा या घटा दिया जाए तो उस हिसाब से भी रेजिस्टेंस वेरी करता है। यानी रेजिस्टेंस इज inversely proportional to area. In other words, we can write it down, R is directly proportional to 1/A। तो ये हमारा ये 4 पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम ये चीज़ समझ गए तो अब इसी दोनों से हम लोग एक और कांस्टेंट टर्म जिसका नाम है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी
रेसिस्टिविटी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके आधार पर बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग अभी बनाएंगे इसके बाद। तो रेसिस्टिविटी क्या है, इसको समझने के लिए हम इस दो पॉइंट को एक बार समझते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर इस दोनों को अगर हम कंबाइन करें, ये तीसरा पॉइंट और चौथे पॉइंट को अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारा आ जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जब इसको हम कांस्टेंट डालेंगे R बराबर ये क्या हो जाएगा, ये L/A। ये हमारा जो कांस्टेंट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं रो, और यही हमारा है रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट है कि अलग अलग वायर का कोई भी वायर है उसका रेसिस्टिविटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टिविटी जो है किसी भी वायर के लेंथ पर निर्भर नहीं करता है, चाहे लेंथ को आप बढ़ा दें या घटा दें, या फिर उसके एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें या घटा दें, इसके ऊपर रेसिस्टिविटी निर्भर कदापि नहीं करता। ये चीज़ आप माइंड करेंगे, या आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको काम आएगा। हाँ, रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो भले लेंथ और एरिया और क्रॉस सेक्शन के यूनिट पर डिपेंड करता है। किस तरह करता है वो आप देखेंगे। जहाँ यहाँ पर इधर आ जाइए, रेसिस्टिविटी इस फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे रेसिस्टिविटी तो ये क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, ये ओमेगा है, ग्रीक लेटर है ओमेगा जिसको हम लोग ओम कहते हैं, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर। इसको स्क्वायर आउट कर लेंगे तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये आप दिमाग में रखेंगे, और इसी के आधार पर अभी हम आपको कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, उस होमवर्क को आप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आइए, अब ये आपको होमवर्क आपको दिया जा रहा है, इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद उसको याद भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच करंट एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स। क्वेश्चन 2 है, ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। उसको फोल्ड करके उसको डबल कर दिया गया। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तीसरा है, what will be the resistance of the wire if its diameter is doubled। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ढंग से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ओम्स लॉ एंड वेरीफाई इट। ये मेट्रिकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. Find the length of this wire to make its resistance 10 ohm। और दूसरा है, how much does the resistance change if the diameter is doubled। इन सारे प्रश्नों का आप हल करके रखेंगे। कोई डाउट अगर होगा तो आप अवश्य पूछेंगे।